आदर्श विद्या मंदिर में ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत, अभिनंदन। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था मौर्य वंश के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत मौर्य काल में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अशोक ने इसको पूर्ण किया था। मौर्य प्रशासन में कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था एवं उसका प्रधानमंत्री था, उसने राज्य के 7 अंग बताए: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। अब कौटिल्य ने जो 7 अंग बताए हैं उनको याद करने का तरीका साधारण सा समझाते हैं। जैसे ये राजा हुआ, राजा नंबर 1। अब जब राजा है तो वहाँ पर जनता भी होगी, वो कहीं कहीं शासन करेगा जनता पर। तो जनता होगी तो उसको कहेंगे जनपद। तो 1 नंबर पर राजा, 2 नंबर पर जनपद। अब जब राजा होगा तो जनता पर शासन करेगा, तो उनके रहने के लिए दुर्ग होगा, किला होगा निवास के लिए। तो 3रा अंग हो गया दुर्ग। जब राजा होगा, जनता पर शासन करेगा, रहने के लिए दुर्ग होगा, तब शासन चलाने के लिए उसको समय समय पर सलाह की जरूरत पड़ेगी, परामर्श की जरूरत पड़ेगी। तो सहायता व परामर्श देने का जो काम करेगा वो कहलाएगा अमात्य। इस तरह के राज्य का 4था अंग अमात्य होगा। जब राजा सुचारू रूप से शासन चलाएगा और राज्य में विकास होगा तो पड़ोसी देश आक्रमण भी करेगा। वो चाहेगा कि यहाँ से खजाना लूट लूँ। तो ऐसी स्थिति में राजा पड़ोसी देशों के राजा को या सेना को दंड देने के लिए सेना रखेगा। तो इस तरह से राज्य के लिए ये 5वां अंग सेना जरूरी हो जाएगा। अब जब सेना रखेगा तो सेना के लिए उसको वेतन देना पड़ेगा। तो वेतन देना पड़ेगा तो खजाने की जरूरत रहेगी। तो इस तरह से राज्य का 6ठा अंग हो गया कोष। इस तरह से राज्य के 6 अंग हुए। जब राजा शासन चलाएगा, उनको सलाह देने के लिए अमात्य होगा, रहने के लिए दुर्ग होगा, सेना होगी, खजाना होगा। जब वो आसानी से जीवन यापन करेगा तो मनोरंजन भी करना चाहेगा। और राजा का मन बहलाने का काम कौन कर सकता है? उनका मित्र ही कर सकता है। तो 7वां जो अंग होगा वो मित्र होगा। इस तरह से कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग बताए हैं, जिसमें राजा, जनपद, दुर्ग, सेना, कोष, अमात्य और मित्र। इस तरह से 7 अंग हुए। अगला बिंदु है उपधा परीक्षण। मौर्य काल के समय जो राजा हुआ करते थे, अपने सलाह के लिए, अपने सहयोग के लिए मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति करते थे। ये जो मुख्यमंत्री और पुरोहित हुआ करता था, इसकी नियुक्ति राजा के द्वारा पहले जांच पड़ताल की जाती थी, उनके चरित्र के संबंधित परीक्षा ली जाती थी। उसके बाद योग्य व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री या पुरोहित बनाया जाता था। इस तरह के जो चरित्र संबंधी जांच की जाती थी, परीक्षण किया जाता था, उसे कहते थे उपदा परीक्षण। अगला बिंदु है मंत्रिपरिषद। राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद हुआ करती थी और इस मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य होते थे वो वंश के आधार पर या योग्यता के आधार पर चयन किया जाता था। इस मंत्रिपरिषद में एक आंतरिक परिषद भी होती थी जिसे मंत्रिण कहा जाता था। इसमें सामान्यतः 3 या 4 सदस्य होते थे। महत्वपूर्ण विषयों पर राजा मंत्रियों से परामर्श करता था, जैसे युद्ध से संबंधित है, कर से संबंधित है। ऐसे विषयों पर राजा मंत्रिपरिषद से सलाह करता था, लेकिन सलाह मानना अनिवार्य नहीं था। अगला बिंदु है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन, केंद्र स्तर के जो अधिकारी होते थे उनकी संख्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 मिली है। इनको तीर्थ कहा जाता था। वे केंद्रीय विभागों का कार्यभार देखते थे। इनमें मुख्य रूप से जो तीर्थ होते थे, अधिकारी होते थे, जिसमें सन्निधाता, जिसको कोषाध्यक्ष कहते थे, जिसका मुख्य काम होता था देश के अंदर अन्नागार की व्यवस्था करना, कोषागार की व्यवस्था करना। इसी तरह से समाहर्ता, जो राजस्व इकट्ठा करने का काम करता था, राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी होता था। इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से पुरोहित और सेनापति मुख्य होते थे। ये सभी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 18 मुख्य अधिकारी होते थे, जिसे तीर्थ कहते थे। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है, जो आंतरिक रूप से कार्य देखते थे, जैसे राज्य की आर्थिक गतिविधियाँ का नियमन करना, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, बाँट माप, कताई बुनाई, खान, वन आदि का नियमन और नियंत्रण करते थे। मौर्य काल के समय लोहे की पर्याप्त मात्रा में खदानें होती थी, जिससे हथियार बनाने में
आसानी से लोहा उपलब्ध हो जाता था। मौर्य काल में पर्याप्त मात्रा में वन भी होते थे और इन वनों में हाथी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते थे। इसके बाद अगला बिंदु है प्रांतीय प्रशासन। मौर्य काल में इतना बड़ा साम्राज्य हो गया था कि उनके केंद्र के द्वारा संचालित करने के लिए एक सहयोग की जरूरत पड़ती थी, और इस तरह से अशोक के काल में पूरा मौर्य काल 5 भागों में बांटा गया था, 5 प्रांतों में बांटा गया था, जिसमें उत्तर पश्चिमी जो स्थान था उत्तरापथ, जिसे तक्षशिला कहते थे वर्तमान पाकिस्तान में, अवंती राष्ट्र उज्जैनी जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है, कलिंग तोसली जो वर्तमान उड़ीसा में है, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी जो वर्तमान में कर्नाटक में है जहाँ सोने की खानियाँ होती थी, मध्य प्रदेश पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना कहलाता है, बिहार के अंदर है। इस तरह से 5 प्रांतों में मौर्य काल बंटा हुआ था। प्रांतों का शासन राजवंशी कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी द्वारा होता था। राजा का पुत्र होता था, उनको प्रांत का मुख्य शासक बनाया जाता था, या कभी कभी अमात्य को भी बना दिया जाता था। अब ये जो मौर्य काल के जो प्रशासन था, ये मुख्य रूप से प्रांतों से विषय में जिलों में 10 गांवों के समूह मंडल में, फिर 10 गांवों के समूह ग्राम में बंटा हुआ था। इस तरह से मुख्य 6 भाग थे, जैसे जनपद, प्रांत, विषय। जनपद प्रांतों में बंटा हुआ था, प्रांत विषय में बंटा हुआ था, विषय जिला में बंटा हुआ था, जिला 10 गाँव के समूह में बंटा हुआ था, 10 गाँव का समूह ग्राम में बंटा हुआ था। जैसे वर्तमान में देखें तो जनपद को वर्तमान में देश कहते हैं, उस समय के प्रांत को वर्तमान राज्य कहते हैं, उस समय के विषय को वर्तमान संभाग कहते हैं, उस समय के जिले को वर्तमान जिला कहते हैं, 10 गाँव के मंडल को समूह को वर्तमान में उपखंड कह सकते हैं। हालांकि उपखंड में 10 गाँव से अधिक गाँव हैं, लेकिन उनको आप मान सकते हैं, उसके अनुसार स्तर मान सकते हैं। उस समय जो ग्राम होता था, आज भी ग्राम या गाँव कहते हैं। ये जो होते थे, इनके जो अधिकारी होते थे, जो जनपद का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था वो राजा कहलाता था, प्रांत का बड़ा अधिकारी होता था उसे राजकुमार या अमात्य कहते थे, विषय का बड़ा अधिकारी होता है उसे विषयपति कहते थे, जिले का बड़ा अधिकारी होता स्थानिक कहते थे, और 10 गाँव का मंडल जिसका बड़ा अधिकारी उसके गोप कहते थे, और ग्राम का जो अधिकारी होते ग्रामिक कहते थे। इस तरह से हमने आज इस मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ा। इसके बाद आज इतनी कक्षा में इतना ही है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन के बारे में। आज इतने ही, आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम कक्षा को विराम देंगे। धन्यवाद।